Dear friends, welcome you all to Career Aim Academy, another section of data interpretation that is part 2 line and bar charts. तो लास्ट पार्ट 1 में हमने देखा था टेबल चार्ट्स और आज हमारा सेकंड सेशन है दैट इज लाइन एंड बार चार्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप प्रॉपरली इसको फॉलो कीजिए और इसके साथ हम कई शॉर्टकट ट्रिक्स पर हम फॉलो करेंगे आज के सेशन में। तो पहला जो है ये देखते हैं कि व्हाट इज लाइन एंड बार चार्ट्स। तो लाइन चार्ट किसको बोलते हैं? तो लाइन चार्ट यानी अगर हम डेटा वैल्यू को लाइन से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लाइन चार्ट। सिमिलरली अगर वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार तो उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज बार चार्ट। लाइन चार्ट और बार चार्ट में एक कॉमन चीज़ है कि अगर जैसे ही हम ये ग्राफ देखेंगे तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन से, लोएस्ट वैल्यू कौन से, वो हमको मालूम पड़ जाएगी। जैसे कि ये अगर लाइन चार्ट में हम देखेंगे सो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू और दिस इज द लोएस्ट वैल्यू। सिमिलरली अगर बार चार्ट में दिखेंगे तो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू और दिस इज द लोएस्ट वैल्यू। तो ये हमको चार्ट में से ही मालूम पड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइन और बार चार्ट्स के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन और बार चार्ट्स, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन का चार्ट हो ये पॉइंट्स हमको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली विथ ऑल गिवन इंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन हमको प्रॉपरली स्टडी करना है और विथ ऑल इंस्ट्रक्शंस। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली। हमको प्रॉपरली चार्ट में कौन से डेटा दिए हुए हैं, किस तरह के डेटा दिए हुए हैं। जैसे कि कई बार डेटा नॉर्मल भी होंगे दैट इज सिंपल वैल्यूज़, कई बार डेटा परसेंटेज के फॉर्म में भी होंगे, कई बार डेटा फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकते हैं और कई बार डेटा रेशियो के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली हमको एनालाइज करना पड़ेगा। हमको प्रिपेयर करने पड़ेगा ऑल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस टू सॉल्व द DI बेस्ड चैप्टर्स। तो यहाँ हमको ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा जब भी हम DI के क्वेश्चन सॉल्व करें तब। व्हेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू, यानी जब भी क्वेश्चन एडिशन का आएगा, सब्सट्रैक्शन का आएगा, डिवीजन का आएगा और मल्टीप्लिकेशन का आएगा तो हमको हमारी सभी शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। और कई चीज़ ऐसी है जिसको हमको याद रखना है, जैसे कि बेसिक कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या तो फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो वैल्यू है वो हमको पहले से याद रखनी पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यानी नेक्स्ट स्लाइड में ये हम फॉलो करेंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज की वैल्यू हम कैसे याद रखें। दूसरा, हमको टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स वो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डू नॉट एज्यूम एनीथिंग अदर देन डेटा प्रोवाइडेड, यानी जो भी डेटा प्रोवाइड किया है उसमें से ही हमको आंसर लाना है, हमारी तरफ से कुछ भी एज्यूम करना नहीं है। और अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन, और अवॉइड कीजिए अननेसेसरी कैलकुलेशन को। तो ये सभी पॉइंट्स हमको याद रखने होंगे जब भी हम DI के क्वेश्चन सॉल्व करें तब। और अगर हम आगे देखते हैं तो जो मैंने आपको बोला कि जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर डेटा में 50% आया है तो वो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए दैट इज़ 1/2। अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन में 33.3% है तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 1/3। उसी तरह 25% दिया होगा तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4। अगर 11.11% आता है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9। सिमिलरली 80% दिया होगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/5 और अगर 87.5% दिया होगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/8। तो ये सभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज की वैल्यू हमको याद रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको एग्जाम में स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये ज़रूरी है कि आप ये जो पूरा टेबल जो दिया हुआ है उसको प्रॉपरली रट लीजिए या प्रॉपरली याद रख लीजिए, तब हमारे लिए ईजी रहेगा। आगे हम देखते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखी है, जैसे कि टोटल, डिफरेंस, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, एवरेज, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज और रेशियो। तो ये सभी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हमको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन DI रिलेटेड टू लाइन एंड बार चार्ट्स। अगर लाइन और बार चार्ट्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस पे जाएंगे।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. The line chart shows the percentage of boys and girls from class 12th of 5 schools of Sasaram taking part in cultural festival on Independence Day of 2017. यानी जो भी डेटा दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, डेट इज इन परसेंटेज. और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स तो दिया हुआ है, बट दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल फेस्टिवल, यानी ये जो भी डेटा है वो ये डेटा है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल फेस्टिवल. फॉर एग्जांपल अगर हम डीएवी स्कूल की बात करें तो ये डीएवी स्कूल में ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये हमको दिखाई दे दैट इज परसेंटेज ऑफ बॉयज़ दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड. और ये जो ब्लू लाइन है ये हमको दिखाई देती है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल फेस्टिवल. अगर डीएवी की बात करिए तो डीएई में 60% बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कल्चर फेस्टिवल में, और गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, 55% गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है कल्चर फेस्टिवल में. यहाँ से एक चीज़ कॉमन है, अगर प्रॉपरली डेटा को एनालाइज करें, अगर 60% बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने बॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हमको मालूम पड़ जाएगा कि 40% आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कल्चर फेस्टिवल. सिमिलरली अगर यहाँ हम देखेंगे कि 45% गर्ल्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो यहाँ से 55% नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कल्चर फेस्टिवल. तो ये डेटा एनालिसिस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जो प्रैक्टिस से आएगा. आगे हम देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये आप सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे होता है. यानी ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज में दूसरी तरफ भी हमको देखना है कि इतने पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. तो क्वेश्चन पे जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन बीवीवी स्कूल, यानी हमको फोकस करना है बीवीवी स्कूल पे. इन बीवीवी स्कूल अ टोटल ऑफ 30 बॉयज़ एंड 81 गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल्स. यानी कितने बॉयज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीवीवी स्कूल में, तो ये डेटा हमको दिया हुआ है. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th ऑफ बीवीवी, यानी हमको फाइंड आउट करना है कि बीवीवी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. तो अगर हम पहले क्वेश्चन में से डेटा निकाले तो बीवीवी स्कूल 30 बॉयज़ आर पार्टिसिपेटिंग, यानी बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट इज़ 30, और गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट इज़ 81. और अगर हम चार्ट में से डेटा निकाले तो बीवीवी स्कूल में बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ जाएगा चार्ट में से कि बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेट इज़ 50%, और गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, तो गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है 54%. यानी यहाँ हमको परसेंटेज का बेसिक प्रॉपरली मालूम होना चाहिए कि यहाँ बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 50%, बट उसकी वैल्यू कितनी है, 30. तो यहाँ हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30. अगर टोटल बॉयज़ फाइंड आउट करना है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी. तो यहाँ इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 100/50, जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 सा, और ये वैल्यू आ जाएगी 60 बॉयज़. सिमिलरली अगर ये हम देखेंगे कि गर्ल्स कितनी है, 54%, और यहाँ गर्ल्स की डेटा कितना दिया है, 81. तो यानी अगर डायरेक्ट रिलेट करेंगे तो 54% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81. तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 81 इंटू 100/54. तो ये वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, दैट इज़ 150 गर्ल्स. यानी गर्ल्स कितनी है, 150 गर्ल्स है. तो टोटल कितना हुआ, तो बॉयज़ कितने हैं, तो है 60, गर्ल्स कितनी है, तो 150, यानी 60 + 150 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 210. यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 210. तो ये पहला क्वेश्चन हमने निकाला. तो यहाँ हमने देखा कि कैसे डायरेक्टली आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ कोई वैल्यू एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे. अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ ऑफ क्लास 12th डू नॉट पार्टिसिपेट
in festival from DAV are in ratio of 5:4. यानी ये तो रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन कौन सा रेशियो है? डू नॉट पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल। तो ये रेशियो क्या है और रेशियो किसका निकाला है? गर्ल्स टू बॉयज़, यानी जो गर्ल्स है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग, टू बॉयज़ जो है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसका रेशियो हमको दिया हुआ है 5/4 और हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द सेम स्कूल। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। यानी देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ऊपर जो रेशियो दिया हुआ है डेट इज गर्ल्स टू बॉयज़ और यहाँ क्वेश्चन में जो रेशियो मांगा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बॉयज़ टू टोटल गर्ल्स। ये हमको प्रॉपरली फॉलो करना है, यानी हमको फाइंड आउट करना है टोटल बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा। तो चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ कौन सी स्कूल है? DAV स्कूल है। तो DAV यानी फर्स्ट जो है, फर्स्ट पे हमको फॉलो करना है DAV क्लास में। तो यहाँ जो डेटा निकलना है, जैसे कि यहाँ बॉयज़ कितने हैं? तो 60% बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने बॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? 60% आर पार्टिसिपेटिंग। तो बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि 40% ऑफ बॉयज़ आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यानी 60% जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने हैं? 40% ऑफ बॉयज़। सिमिलरली गर्ल्स का हम डेटा निकालेंगे तो गर्ल्स में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ये है 45% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही है? तो अगर 45% पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 55% ऑफ गर्ल्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो 55% गर्ल्स पार्टिसिपेट कर नहीं रही है। तो ये डेटा हमको चार्ट पे से मिला। यानी ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ डेटा है पार्टिसिपेट का, लेकिन हमको डेटा कौन सा चाहिए? नॉन पार्टिसिपेट का। यानी इसका रिवर्स, जैसे 60% है तो आउट ऑफ 100 60 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40% आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो अगर ये वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग कितनी है? तो 55% ऑफ गर्ल्स। और बॉयज़ कितने नॉन पार्टिसिपेटिंग है? तो 40% ऑफ बॉयज़ आर नॉन पार्टिसिपेटिंग और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? दैट इज़ 5/4। तो यहाँ से हमको अगर देखेंगे तो क्या होगा कि अगर ये वैल्यू क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे तो गर्ल्स बाय बॉयज़, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 40, क्योंकि परसेंटेज है तो वो निकल जाएंगे यहाँ पे, यानी ये परसेंटेज और ये परसेंटेज निकल जाएंगे। तो 5 तो 40 इधर जाएगा तो 5 × 40 और 55 नीचे जाएगा तो 55 × 4। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो 4 10 × 40 और 5 11 × तो ये रेशियो मिल गया है गर्ल्स बाय बॉयज़ 10:11। अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं फॉलो करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो 10:11 और दूसरा ऑप्शन है 11:10। लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। यानी ये रेशियो किसका है? गर्ल्स टू बॉयज़। यानी बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा? दैट इज़ 11/10। यानी ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन को प्रॉपरली हमको फॉलो करना है, क्योंकि माइनर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रॉपरली फॉलो करो, नहीं तो गर्ल्स बाय बॉयज़ 10:11 भी हम टिक कर सकते हैं, 11:10 भी टिक कर सकते हैं। लेकिन ये रेशियो किसका मांगा है? बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 250 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th ऑफ सेंट पॉल। यानी हमको फोकस करना है सेंट पॉल पे। तो 250 स्टूडेंट्स है सेंट पॉल में, तो ये डेटा हमको दिया हुआ है। इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:13। यानी हमको ये दिया हुआ है बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो, ये कितना दिया हुआ है? 12:13। फाइंड द डिफरेंस, यानी हमको फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम सेम स्कूल क्लास एंड स्कूल। यानी यहाँ हमको फाइंड आउट करना है डिफरेंस, लेकिन कौन सा डिफरेंस निकला है? हु डू नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम द सेम क्लास एंड स्कूल, यानी सेंट पॉल स्कूल की हम बात करेंगे। तो यहाँ हमको रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 12:13। और हमको ये भी मालूम है कि टोटल कितना है?
टोटल 250 स्टूडेंट्स है सेंट पॉल स्कूल में, तो यहाँ से बॉयज़ का प्रोपोर्शन कितना होगा, तो बॉयज़ का प्रोपोर्शन कितना होगा, तो बॉयज़ हो जाएगा 12, लेकिन कितने में से 12 + 13 तो 25, और कितने में से निकलना है 250 में से। ये है रेशियो का बेसिक, यानी जब भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया होगा और हमको टोटल मालूम है, उसमें से बॉयज़ निकालने हैं, तो बॉयज़ कितने हुए, तो 12 आउट ऑफ टोटल 25 इंटू 250, तो ये हो जाएगा बॉयज़ कितना हो जाएगा 120। सिमिलरली अगर गर्ल्स के हम निकालेंगे तो गर्ल्स का कितना है 13, तो 13 आउट ऑफ टोटल इंटू 250, तो ये हो जाएगा हमारा 130, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ 250 ये हमको मालूम पड़ गया। अभी हम चार्ट पे जाएंगे, तो चार्ट पे हमको मालूम है डिफरेंस किसके फाइंड आउट करने हैं, नॉन पार्टिसिपेट। तो चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, पहले बॉयज़ का देख लेते हैं। बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉयज़ हमको मालूम है कि बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉयज़ 45% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बॉयज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने हैं, तो डेट इज़ 55%। सिमिलरली गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गर्ल्स का अगर हम डेटा निकालेंगे तो गर्ल्स 40% पार्टिसिपेट कर रही है। तो गर्ल्स नॉन पार्टिसिपेटिंग कितनी है, तो डेट इज़ 60%, यानी हमको डेटा कौन सा निकला है, बॉयज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग 55%, गर्ल्स नॉन पार्टिसिपेटिंग 60%। तो ये हमको मालूम पड़ गया यहाँ चार्ट पे से। तो अभी हमको यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस यानी यहाँ दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस में वैल्यू हमेशा हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो गर्ल्स का कितना है, डेट इज़ 60% नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो 60% जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो 60% ऑफ गर्ल्स, यानी ये निकलेंगे गर्ल्स नॉन पार्टिसिपेटिंग माइनस बॉयज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो गर्ल्स कितनी है 60% नॉन पार्टिसिपेटिंग, लेकिन टोटल गर्ल्स कितनी है, दैट इज़ 130, माइनस बॉयज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने हैं 55%। तो 55% कितने में से, आउट ऑफ 120। अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो 60% ऑफ 130 आ जाएगा हमारा 78, माइनस 55% ऑफ 120 आ जाएगा हमारा 66। तो ये वैल्यू डिफरेंस कितने आएगी, डेट इज़ 12, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन हमने देखा जहाँ रेशियो भी दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है, यानी हमारा बेसिक रेशियो का जो है वो हमको क्लियर होना चाहिए कि टोटल में से बॉयज़ और गर्ल्स हम कैसे सेपरेट करें। उसी तरह परसेंटेज के डेटा जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमको निकालने पड़ेंगे कि नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने हैं। तो ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बार चार्ट का। तो बार चार्ट के क्वेश्चन हम अगर फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 to 6, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मंथली इनकम इन 1000 ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन इन 5 डिफरेंट ईयर्स। तो पर्सन हमके दिए है, पर्सन ए जो ब्लू में है, पर्सन बी जो रेड में इंडिकेट कर रहे हैं, पर्सन सी जो ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, और सभी के मंथली इनकम के डेटा को दिए हुए दैट इज़ इन 1000। तो यहाँ 2001 में अगर हम देखेंगे तो पर्सन ए की इनकम कितनी है, मंथली इनकम डेट इज़ 15,000, बी का हम देखेंगे तो डेट इज़ 20,000, सी का हम देखेंगे डेट इज़ 10,000। सिमिलरली 2002 में ए की इनकम है 20,000, बी की इनकम है 25,000, सी की इनकम है 20,000। तो इस तरह सभी ईयर्स के हमको डेटा मालूम है मंथली इनकम ऑफ ए, बी एंड सी। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द एवरेज मंथली इनकम, यानी हमको एवरेज निकालनी है, ऑफ पर्सन बी ओवर ऑल द ईयर्स, यानी पर्सन बी की जो इनकम है उसकी हमको सिर्फ एवरेज निकालनी है और डेटा हमको दिया हुआ है 1000 में। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि हमको एवरेज निकालना है और कौन से बी का। तो बी का अगर हम देखेंगे तो 2001 में उसका 20,000 थी सैलरी, 2002 में 25, 2003 में 35, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, और इस सभी डेटा की हमको एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कितना होगा, सो दैट इज़ 20 + 25 + 35 + 30 + 45, कितने ईयर्स है 5 ईयर्स, तो डिवाइड बाई 5, यानी यहाँ से हमको एवरेज मिल जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा ऊपर 155/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31, डेटा थाउजेंड्स में, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 31,000। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल, हमको एवरेज ही निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मंथली इनकम, ये डिफरेंस हमको निकालना है, टोटल मंथली इनकम ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन सी ओवर ऑल द ईयर्स। यानी ये जो डेटा हमको निकालने हैं वो है टोटल मंथली इनकम का पर्सन ए और पर्सन सी का, लेकिन कौन सा निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इजी में इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड कौन सी है, तो डेटा कौन सा लेना है, ए का डेटा लेना है और सी का डेटा लेना है। अगर यहाँ चार्ट पे से हम देखें तो 15 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5, यानी +5। यहाँ हम देखेंगे 2002 में तो ए और सी का डिफरेंस कितना आएगा, तो 20 और 20 है तो ये आ जाएगा 0। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 30 और 25, तो 30 माइनस 25 यानी ये डिफरेंस कितना आएगा, +5। यहाँ देखेंगे तो 35 और 40, यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू कम है तो यहाँ डिफरेंस कितना है, -5 का। यहाँ हम देखेंगे तो 40 और 50, ये तो यहाँ 40 माइनस 50 यानी डिफरेंस कितना आएगा, -10। हमको टोटल निकालना है डिफरेंस का, तो डिफरेंस किसका है, कि टोटल का डिफरेंस। यानी अगर हम इस सबको ऐड कर दे तो 5 + 5 -5, बीच में 0 है, -10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ -5। लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, तो डिफरेंस आएगा कितना, तो ये वैल्यू जो आई है तो हमको साइन कंसिडर नहीं करनी है, तो आंसर आ जाएगा 5000। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि ए का 15 + 20 + 30 + 35 + 40, तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। सी का अगर देखेंगे तो 10 + 20 + 25 + 40 + 50, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर दोनों की वैल्यू हम माइनस करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। तो यहाँ जब भी दो डेटा के बाहर चार्ट में अगर डिफरेंस निकालने हैं तो इजी में इजी मेथड ये है कि 15 और ए और सी का डिफरेंस इधर निकाल दो, यहाँ डिफरेंस निकाल दो, यहाँ डिफरेंस निकाल दो, यहाँ भी डिफरेंस निकाल दो, यहाँ भी डिफरेंस निकाल दो। लास्ट में हमको साइन देखनी नहीं है और वहाँ से हमको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1000 में है तो -5 है तो उसको हम 5 कंसिडर करते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5000। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द मंथली इनकम ऑफ पर्सन ए इज व्हाट पर्सन मोर और लेस, यानी यहाँ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन आ गया, देन द मंथली इनकम ऑफ बी इन द ईयर 2003। तो यहाँ 2003 के डेटा हमको देखना है। 2003 में मंथली इनकम ऑफ ए तो वो कितनी है, 30। इज व्हाट पर्सन मोर और लेस देन द मंथली इनकम ऑफ बी, यानी ये डेटा है ए का, ये डेटा है बी का। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू कम है बी से, और हमारा क्वेश्चन कौन सा है, द मंथली इनकम ऑफ ए कितनी ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ क्लियर है कि ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 35 है, तो ए की वैल्यू कम है, यानी हमको यहाँ आंसर मिलेगा परसेंटेज लेस, क्योंकि ए की वैल्यू कम है। किससे कम है, बी से कम है। तो बी से कितनी कम है, तो ऊपर हमको हमें जब भी परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर निकालना है तो ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा, तो 30 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा, दैट इज 35 माइनस 30 डिवाइड बाई, हमको याद रखना है जब भी परसेंटेज लेस आएगा तो डिनोमिनेटर में हमें हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर करनी है, जैसे जो है 35, और परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जब भी परसेंटेज लेस फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर में हमको हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा। और जब भी परसेंटेज मोर वर्कआउट करना है तो डिनोमिनेटर में हमेशा हमको लोएस्ट वैल्यू वर्कआउट करनी है, तो हमारा आंसर क्विकली आ जाएगा। कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, सब इतना ही याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज मोर या लेस का आता है तो परसेंटेज मोर अगर करना है तो उसमें लोएस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, और अगर परसेंटेज लेस निकालना है तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 35 में से 30 जाएगा तो 5 आउट ऑफ 35 इंटू 100, और ये वैल्यू 5 7 जा 35, और 100/7 की वैल्यू अगर हम याद रखेंगे तो जो फ्रैक्शन की बात की है मैंने कि 1/7 अगर हमको याद है तो वो आ जाएगा 1428, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा 14.28% लेस, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखा हमने कि जितना भी हम आगे की बेसिक चीज़ें फ्रैक्शन अगर याद रखेंगे, फॉर्मूले अगर याद रखेंगे,
तो हमारे लिए बहुत ही ईजी रह जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो ये लाइन चार्ट का क्वेश्चन है और ये चार्ट हमको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो 7 to 10 क्वेश्चन फॉलो करने हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट by the company to the amount of export from the company over the period from 1995 to 2001। यानी ये चार्ट में जो डेटा हमको दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है, दैट इज इन रेशियो। लेकिन रेशियो किसका है, इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट का रेशियो है ओवर द पीरियड फ्रॉम 1995 टू 2001। यानी 1995 से 2001 तक का डेटा हमको दिया हुआ है। अगर हम चार्ट को प्रॉपरली एनालाइज करें तो ये देखिए, जैसे कि रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, तो 1995 में ये रेशियो कितना है, यानी 1995 में इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशियो हो गया 0.65। प्रॉपरली फॉलो करें तो 0.65 यानी क्या होता है 65/100। यानी क्या इसका मीनिंग ये है कि अगर 1995 में एक्सपोर्ट 100 करोड़ का होता है तो उसके सामने इंपोर्ट्स कितना होगा 65 करोड़। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ जाएगा कि इस केस में एक्सपोर्ट ज़्यादा है किससे, इंपोर्ट से। उसी तरह अगर प्रॉपरली हम एनालाइज करते हैं तो 1998 के जो डेटा हम लेंगे तो 1998 में इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट कितना है, तो दैट इज़ 1.25। यानी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट कितना आएगा 125/100। तो अगर ये डेटा को एनालिसिस करेंगे तो 1998 में क्या होता है कि 1998 में अगर इंपोर्ट 125 करोड़ है तो एक्सपोर्ट उसके सामने सिर्फ 100 करोड़ है। तो इस केस में इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट का। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि जब भी डेटा रेशियो में दिया होगा या तो फ्रैक्शन में दिया होगा तो वैल्यू हम जब निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन चीज़ है कि जब भी वैल्यू यानी इंपोर्ट कब एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, तो इंपोर्ट कब एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, जब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब। यानी जब भी इंपोर्ट की वैल्यू मोर देन 1 होगी तब इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। यानी यहाँ हमने देखा कि 1.25 है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा। और कब इंपोर्ट लेस होगा एक्सपोर्ट से, जब इंपोर्ट की वैल्यू लेस होगी 1 से। तो जब भी इंपोर्ट की वैल्यू लेस हो जाएगी 1 से, यानी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की वैल्यू लेस हो जाएगी 1 से, तब यहाँ हमें इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट लाना पड़ेगा, ये भी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट डालना पड़ेगा। तो इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की वैल्यू जब भी लेस देन 1 हो जाएगी तो इंपोर्ट लेस हो जाएगा एक्सपोर्ट से। तो अगर ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे तो इसमें कैसे होगा, जैसे कि अगर ये देखेंगे, अगर हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन में बहुत ही सीधा है अभी कि इंपोर्ट कब एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, जब इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा। उसी तरह इंपोर्ट की वैल्यू कब कम होगी एक्सपोर्ट से, जब इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट का रेशियो लेस देन 1 होगा तब इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से कम होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स मोर देन द इंपोर्ट्स फॉर कंपनी। तो कितने बरस में ऐसा हुआ कि जहाँ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इंपोर्ट से। तो यह एक्सपोर्ट्स कब ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, तो यहाँ हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि जैसे कि जब भी वैल्यू लेस देन 1 होगी, जब भी वैल्यू इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा इंपोर्ट से। तो लेस देन 1 कौन कौन से ईयर में आती है, तो एक तो 1995 में जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है, दूसरा 1996 में 0.85 है जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है, तीसरा 1997 में 0.35 है वहाँ पर इंपोर्ट कम से एक्सपोर्ट से, और 2000 में अगर हम देखेंगे तो 2000 में 0.95 है तो यहाँ भी इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट से। तो यानी कितने साल हुए, तो 1995, 1996, 1997 और 2000। तो ये 1, 2, 3 और 4, तो 4 ईयर्स ऐसे है जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन को हमको जब भी रेशियो में दिया होगा तो ये रेशियो किसी भी तरफ होगा, लेकिन ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, कब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द इंपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन 1996, यानी हमको डेटा लेना है 1996 का,
तो इंपोर्ट कितना है 1996 में, तो इंपोर्ट 96 में दिया हुआ है 272 करोड़। द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी इन 1996 वॉज, तो हमको सिंपल क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट निकालना है, 96 का एक्सपोर्ट कितना होगा। तो अगर 1996 का हम डेटा निकालेंगे तो यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कितना दिया हुआ है 0.85। तो यहाँ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है 0.85। तो ये अगर हम डालेंगे तो इंपोर्ट 96 बाय एक्सपोर्ट 96 फ्रॉम चार्ट, तो उसका वैल्यू कितनी है 0.85। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इंपोर्ट 96 की वैल्यू 272 है, जो इसमें हम डाल देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा जैसे 272 बाय एक्सपोर्ट 96 इज इक्वल टू 0.85, और यहाँ से एक्सपोर्ट 96 कितना होगा, सो दैट इज 272 बाई 0.85, जिसकी वैल्यू हमारे आ जाएगी 320 करोड़, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 320 करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इम्पोर्ट्स इन 1998 वॉज 250 करोड़, यानी यहाँ हमको 98 का इम्पोर्ट दिया हुआ है 250 करोड़, एंड टोटल एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 1998 एंड 1999 टुगेदर वॉज ₹500 करोड़, यानी यहाँ हमको टोटल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी हुई है, एक्सपोर्ट्स ऑफ 98 प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ 99, ये कितना हुआ है 500 करोड़। देन द इम्पोर्ट्स इन 99, यानी हमको निकलना है कि 99 में इम्पोर्ट्स कितना है। तो ये हम इम्पोर्ट्स 1999 की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली देखेंगे तो 1998 के डेटा भी कंसिडर करना है, 1999 के डेटा भी हमको कंसिडर करना है। तो पहले वैल्यू हमको किसकी दी हुई है 98 की। तो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि 98 का डेटा हम देखेंगे तो 98 में इम्पोर्ट ऑफ 98 डिवाइड बाय एक्सपोर्ट ऑफ 98 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज़ 1.25। अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये कितना है 250 बाय एक्सपोर्ट 98 इज इक्वल टू 1.25, और यहाँ से हमको एक्सपोर्ट 98 की वैल्यू मिल जाएगी जैसे 250 बाई 1.25, ये कितना आ जाएगा 200 करोड़। तो एक्सपोर्ट 98 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 200 करोड़। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दे तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी जैसे कि एक्सपोर्ट 98 प्लस एक्सपोर्ट 99 इज इक्वल टू 500 करोड़। तो यहाँ एक्सपोर्ट 99 कितना होगा, सो दैट इज़ 500 माइनस एक्सपोर्ट ऑफ 98, तो 500 माइनस 200 हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 करोड़। तो एक्सपोर्ट 98 मिल गया हमको 300 करोड़। अभी 99 का एक्सपोर्ट हमको मालूम पड़ गया, तो 99 के डेटा हम देखेंगे तो यहाँ इम्पोर्ट ऑफ 99 डिवाइड बाय एक्सपोर्ट ऑफ 99 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज़ 1.4। तो अगर इसमें हम ये एक्सपोर्ट 99 की वैल्यू डालेंगे तो इम्पोर्ट 99 कितना होगा, दैट इज़ 1.4 मल्टीप्लाई बाई 300, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 420 करोड़, यानी ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन ने देखा थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में से डेटा निकालेंगे और चार्ट को भी फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन स्पीड में हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द इम्पोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर, यानी इम्पोर्ट प्रोपोर्शनेटली कितना कम है एक्सपोर्ट से, और हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्योंकि चार्ट पे से ही मिल जाएगा। यहाँ मिनिमम प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो में मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट। तो अगर इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट की मिनिमम वैल्यू हम प्रोपोर्शनेट में देखेंगे तो ये यहाँ है 0.35, यानी इन ईयर 1997 इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, डेट इज़ 0.35। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 1997, क्योंकि सभी डेटा में लोएस्ट फ्रैक्शन वैल्यू प्रोपोर्शनेट वैल्यू इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट की कितनी है 0.35। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली चार्ट पे से मालूम पड़ेगा। तो अब आगे हम और एक चार्ट देखेंगे, लास्ट चार्ट है पार्ट 2 का। तो लास्ट चार्ट में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन बार चार्ट के फॉर्मेशन में है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। परसेंटेज प्रॉफिट के डेटा दिए हुए हैं, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज ओवर द गिवन ईयर्स। तो यहाँ फॉर्मूला भी दी होंगी, एग्जाम में भी दिया होगा फॉर्मूला कि परसेंटेज प्रॉफिट के फॉर्मूला कौन से, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये फॉर्मूला और इस तरह की कोई भी फॉर्मूला हो उसके हम डायरेक्ट शॉर्टकट निकाल सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज प्रॉफिट के डेटा दिए हुए हैं, तो अगर हम 2005 और 2006 के क्वेश्चन हम बाद में जाएंगे, पहले ये समझिए ये चार्ट जो है उसमें डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर 2005 और 2006 का ईयर का हम निकालेंगे
तो कंपनी एम का प्रॉफिट है यहाँ दैट इज़ 30% और कंपनी एन का प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज़ 25%, यानी ये डेटा किस में है, परसेंटेज में। तो डायरेक्टली अगर हमको इसमें से इनकम की वैल्यू, एक्सपेंडिचर की वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि यहाँ हमको मालूम है कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30% प्रॉफिट। अगर हमको मालूम है 30% प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट 30% किस पे निकलेगा, एक्सपेंडिचर पे। तो इसका रिलेशन, इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन कितना होगा, तो इनकम कितनी होगी, तो इनकम कितनी होगी, तो 30% का प्रॉफिट, यानी एक्सपेंडिचर पे हमको 30% बढ़ाना है। तो 30% बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, तो अगर इसको हम 1.30 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ के आ जाएगा, यानी इनकम कितनी होगी, 1.30 ऑफ एक्सपेंस। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा प्रॉफिट 25% आता है तो उसमें इनकम कितनी होगी, तो एक्सपेंस पे 25% बढ़ाना है, तो ये कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 1.25 इंटू एक्सपेंस। सिमिलरली अगर हमारा प्रॉफिट हमको दिया होगा 40%, तो उसमें इनकम कितनी होगी, तो 1.40 इंटू एक्सपेंस। तो ये अगर रूल हम डायरेक्टली फॉलो करेंगे तो इनकम और एक्सपेंस की वैल्यू डायरेक्टली हमको मिल जाएगी। तो ये शॉर्टकट हमको याद रखनी है। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है हमको परसेंटेज प्रॉफिट। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि परसेंटेज लॉस की फॉर्मूला दी होगी, तो परसेंटेज लॉस की फॉर्मूला क्या होगी, एक्सपेंस माइनस इनकम अपॉन एक्सपेंस। अगर लॉस के डेटा हो गए, जैसे कि लॉस हमको दिया होगा 25% लॉस हो गया, तो उसमें हम इनकम कितनी निकालेंगे, 25% लॉस हो गया, यानी वैल्यू एक्सपेंस की कितनी हो जाएगी, 75%। तो 0.75 इंटू एक्सपेंस, तो वो इस तरह से निकालेंगे अगर फॉर्मूला में परसेंटेज लॉस भी दिया होगा तो। उसी तरह अगर हमको लॉस दिया होगा 60%, तो इनकम कितनी हो जाएगी, तो 60% लॉस है तो 40% ही वैल्यू रह जाएगी, तो इनकम हो जाएगा 0.40 इंटू एक्सपेंस। तो ये जो शॉर्टकट है ये हमको प्रॉपरली सभी क्वेश्चंस में फॉलो करनी है। तो अभी हम अगर क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्टकट प्रॉपरली आपको फॉलो करना है जो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2010-11, यानी डेटा देखना है 2010-11, द इनकम ऑफ कंपनी एन वॉज ₹119 करोड़, व्हाट वाज इट एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। यानी हमको इनकम एन की दी हुई है, कितनी है, 119 करोड़, कौन से ईयर में, 2010 और 11 में, और हमको फाइंड आउट करना है उसी ईयर में एक्सपेंडिचर कितना है। देखो जो हमने शॉर्टकट निकाली है उसका यूज़ कैसे करेंगे। अभी 2010 और 11 में एन का प्रॉफिट कितना है, तो 70% प्रॉफिट है, यानी ये हमको मालूम है कि प्रॉफिट कितने परसेंटेज है, 70%। तो हमको मालूम है कि एन का प्रॉफिट कितना है, 70% है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम इनकम की फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इनकम एन की कितनी होगी, 70% प्रॉफिट है, दैट इज़ 1.70 इंटू एक्सपेंस ऑफ एन। ना अभी ये वैल्यू हम अगर इनकम की वैल्यू दे डाल दे तो दैट इज़ 119 इज इक्वल टू 1.70 इंटू एक्सपेंस ऑफ एन। तो यहाँ एक्सपेंस ऑफ एन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 119 डिवाइड बाई 1.70, तो ये हो जाएगा हमारा 70 करोड़, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये सिर्फ इतना यूज़ करने से, ये शॉर्टकट की यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फॉर कंपनी एम, यानी कंपनी एम को देखना है, इट्स इनकम इन 2009 एंड 10। तो 2009 एंड 10 की जो इनकम है वो वॉज इक्वल टू इट्स एक्सपेंडिचर इन 2010 एंड 11। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली समझ के करना पड़ेगा। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इनकम इन दिस 2 ईयर्स। तो ये दोनों वर्ष में उसके इनकम का रेशियो कितना होगा। तो पहले डेटा हम देख लेंगे फिर से। फॉर कंपनी एम 2009 और 10 के डेटा देखना है। 2009 और 10 में एम की जो इनकम है दैट इज़ इन 9-10, वो कितने, वो इक्वल टू कितनी है, एक्सपेंडिचर वॉज इक्वल टू इट्स एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ एम इन 10-11। तो ये हमको दिया हुआ है। और रेशियो किसको निकालना है, तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इनकम ऑफ दिस 2 ईयर्स, यानी हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इनकम ऑफ एन 9/10 और इनकम ऑफ एन 10-11 का रेशियो हमको निकालना है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। चार्ट पे से हमको ये डेटा डायरेक्टली मिल सकता है, लेकिन ये इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ इनकम ऑफ एम 9/10 तो है ही। तो 9/10 का इनकम तो दिया हुआ है, ये एक्सपोर्ट
जो एम जो है 10 11 का उसको हमको इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये डेटा ही हमको कन्वर्ट करना है, यानी 2010 और 11 का डेटा ही हमको कन्वर्ट करना है, जहाँ परसेंटेज प्रॉफिट एम का कितना है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एम का प्रॉफिट इन 10 11 में कितना है, तो दैट इज़ 40%। और यहाँ से हमारी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इनकम ऑफ एम 10 और 11 में कितनी हो जाएगी, सो दैट इज़ 1.40 इंटू एक्सपेंस ऑफ एम इन द सेम ईयर 10 11। तो ये डायरेक्टली हमको मालूम है। और यहाँ से हमको एक्सपेंडिचर एम 10 11 कितना आएगा, सो दैट इज़ इनकम ऑफ एम 10 11 डिवाइड बाय 1.40। तो ये एक्सपेंस ऑफ एम 10/11 दैट इज इनकम ऑफ 10/11 अपॉन 1.40 ये हमको मिला है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ हमको ई एम को रिप्लेस करना है। तो यहाँ आई एम कितना हो जाएगा, तो आई एम इज इक्वल टू ई एम की जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ सेक्शन पढ़ देते हैं। तो ई एम की जगह पे क्या लिखेंगे, आई एम, ये डेटा है हमारा 9 और 10 का, और आई एम 10/11 डिवाइड बाई 1.40। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ जाएगा कि इनकम ऑफ एम 9/10 डिवाइड बाई इनकम ऑफ एम 10/11, यानी ये जो नीचे आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.40, जो 100/140 आता है। और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 5/7, यानी ये रेशियो कितना आ जाएगा 5:7। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ भी वही शॉर्टकट हमने अप्लाई की है। तो ये डेटा हमने पहले निकाला है इनकम और एक्सपेंस का। तो यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है कि इनकम 9 और 10 का कितना है, तो एक्सपेंस ऑफ 10 एंड 11 का, और उस पे से हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉपरली चार्ट को फॉलो करेंगे तो ये इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इनकम ऑफ कंपनी एन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी एन इन 2006 एंड 7, तो ये डेटा है 2006 एंड 7, वॉज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एन इन 2009 एंड 10, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट। यानी यहाँ रेशियो किसके निकालने हैं, प्रॉफिट के रेशियो निकालने हैं। तो क्वेश्चन ये थोड़ा ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हमको पहले तो एम के डेटा लेने हैं, जो प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज में 2006 में, तो ये है 10%। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ जाएगा कि इनकम कितनी होगी, सो दैट इज़ 1.10 इंटू एक्सपेंस ऑफ एम जो 2006 में है। और यहाँ जो डेटा निकालने हैं वो एन के निकालने हैं, जैसे 60% है, तो यहाँ इनकम ऑफ एन कितनी होगी, दैट इज़ 1.60 इंटू एक्सपेंस ऑफ एन। तो ये दो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है 2006 और 7। अब अगर हम अब रिलेशन में देखेंगे तो रिलेशन कैसे मिलेगा इसमें, तो हमको मालूम है कि प्रॉफिट ऑफ एम कितना है, यानी प्रॉफिट जो है एम का 2006-7 में कितना है, 10% है। ये प्रॉफिट किस पे निकालेंगे हम, तो ये प्रॉफिट हमको मिलेगा डेट इज़ के प्रॉफिट हमको रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं देना है हमको, रेशियो किसके फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट 10% है, किसके ऊपर से 10% मिलेगा, दैट इज़ हमारे एक्सपेंस पे से 10% प्रॉफिट यहाँ मिलेगा। सिमिलरली प्रॉफिट ऑफ एन कितना दिया है, 60%, तो प्रॉफिट ऑफ एन कितना होगा, सो दैट इज़ 60% किसके, एक्सपेंस ऑफ एन के। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट मिलता है, यानी जो भी हमारा एक्सपेंस है उस पर अगर हम ये 10% निकालेंगे तो वही हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, तो एक्सपेंस से कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से प्रॉफिट एन का कितना है, तो 60% कितना है, क्योंकि 60% मिलेगा किस पे, एक्सपेंस पे। तो ये हमको यह मालूम होना चाहिए ये कैसे निकालना है। अभी अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला रिलेशन क्या दिया है, तो पहला रिलेशन है इनकम ऑफ एम जो है वो कितना है, दैट इज़ एक्सपेंस ऑफ एन। ये हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम ऑफ एम कितना हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ एन। तो यहाँ से जो हम रिलेशन हम निकालेंगे, तो ये रिलेशन हमको कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो डेटा निकालना है यहाँ पे, तो ये रिलेशन में, तो ये वैल्यू हम पहले निकालेंगे, दैट इज़ कि हमको फाइंड आउट करना है पी ऑफ एम बाई पी ऑफ एन, और ई एम और ई एन का रिलेशन चाहिए। तो ई एम और ई एन का रिलेशन यहाँ से मिलेगा, यानी इनकम ऑफ एम वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.10 ऑफ एक्सपेंस ऑफ एम, जो यहाँ से हमको मिलता है,
इज इक्वल टू ई एन। तो यहाँ से ई एम बाय ई एन का रेशियो कितना आएगा, दैट इज़ 1/1.10। और ये प्रॉफिट का जो रेशियो निकालना है दैट इज़ पी एम बाय पी एन। तो ये रेशियो निकलेगा दैट इज़ 10% ऑफ ई एम अपॉन 60% ऑफ ई एन। तो ये 10% और 60%, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। और ये वैल्यू हम डायरेक्टली रखेंगे तो यहाँ से तो मालूम हो जाएगा कि ये 100/110 है। तो ये हो जाएगा 100/110। तो ये 100/110 में ये 0 कट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो 10/6 यानी 10/66 यानी 10/66 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 5/33। तो ये रेशियो कितना आएगा, दैट इज़ 5/33, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि रेशियो कितना है, प्रॉफिट ऑफ एम बाई प्रॉफिट ऑफ एन। तो रेशियो है 5:33। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही संभल के करना है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें हमको याद रखनी है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे DI के सेट में। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज इन 2007 एंड 8। तो यहाँ हमको डिफरेंस निकालने हैं एक्सपेंस के फॉर 2007 एंड 2008। तो डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑफ 2007 एंड 2008, तो 2007 एंड 2008 के एक्सपेंडिचर के हम डेटा निकालेंगे। तो यहाँ जो हमको डेटा दिया हुआ है फॉर बोथ द कंपनीज एम एंड एन, तो ये एम एंड एन का डिफरेंस निकालना है एक्सपेंस का। तो यहाँ 30% प्रॉफिट दिया हुआ है एम का, एन का प्रॉफिट है 40% और उनके डिफरेंस निकालने हैं। लेकिन ये डेटा किस में है, परसेंटेज में। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ हमको कोई भी रियल वैल्यू मालूम नहीं है कि इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है। तो यहाँ हमको डायरेक्टली एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी इस तरह जब भी क्वेश्चन आता है कि डेटा सभी परसेंटेज में है, लेकिन अगर हमको रियल वैल्यू की डिफरेंस फाइंड आउट करनी है और हमको कोई भी किसी भी रियल वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ हम ये आंसर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा आएगा, दैट इज़ कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये भी चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन दिया होगा तो इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा कैन नॉट बी डिटरमाइन के अलावा भी एक और भी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि डेटा इनएडिक्वेट। तो ये ऑप्शन आता है, यही ऑप्शन हमको टिक करना है। नन ऑफ दिस का ऑप्शन टिक नहीं करना है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन कब टिक करना है, जब भी आंसर आता है लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तब आ जाएगा नन ऑफ दिस। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन हमने टिक किया। लेकिन यहाँ क्या है कि डेटा हमारे पास है ही नहीं कि जहाँ से हम डिफरेंस वर्कआउट कर सके, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये हमारा आज का सेशन था लाइन एंड बार चार्ट पे। कंटेंट मैंने आपको दिया है, आपको अगर प्रॉपरली लगता है कि आप सीख रहे हो या तो ये जो भी हमने चैनल स्टार्ट किए वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये रिंग बटन दबाना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारे जो भी अगले सेशन आएंगे उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। होपफुली लगता है कि आप सबको ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो हमने स्टार्ट किया है पार्ट 1 पार्ट 2, और अभी हम पार्ट 3 में जाएंगे जिसमें हम देखेंगे पाई चार्ट और मिसिंग चार्ट। तो आप प्लीज़ फिर से ये सेशन जो है 1 बाय 1 अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो यहीं मैं अपना सेशन स्टॉप करता हूँ और थैंक यू वंस अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग एंड रिंगिंग द बेल बटन। थैंक यू।